चलिए कनेक्ट हो जाइए। अभी हमने समावेशी शिक्षा पर बात किया है 2-3 दिन टॉपिक में। अब आप लोगों का जो एक टॉपिक हुआ सीखना, लर्निंग, उसी लर्निंग के समय हम लोगों को ये टॉपिक करना था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये ध्यान रखेंगे, हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं आकलन और मूल्यांकन। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा अपने व्यावसायिक शिक्षा या डीएड बीएड के दौरान। दो शब्दावली हम लोगों ने इसमें समझने का प्रयास करेंगे। एक होगा आकलन और दूसरा होगा मूल्यांकन। असेसमेंट कहा जाता है आकलन को और इवोल्यूशन कहा जाता है मूल्यांकन को। दो भाग हैं। अब इसको समझने के लिए अपने आप को क्या मानना है, पहले तो ये जितने भी चीजें होंगी आकलन किया जाएगा और मूल्यांकन किया जाएगा। किसका किया जाता है? बच्चों का। और क्यों किया जाता है कि वो कितना सीख रहा है और कितना सीख पाएगा, है ना। इन सब को देखने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट लिया है, आकलन और मूल्यांकन का। तो पहली बात, अपने आप को क्या मानना है यहाँ पर? स्कूल गतिविधि के हिसाब से आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक गतिविधियों में आप कैसे किसी बच्चे का आकलन करते हो और कैसे आप उसका मूल्यांकन करते हो। दो शब्द होंगे, दो शब्दों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे जो करंट हिसाब से जो नई शिक्षा नीति है 2020, उस पर हमारा जो मूल्यांकन का तरीका अब कैसा है। और उसमें 2-4 शब्दावली आएंगे, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट अभी मूल्यांकन के लिए जो काम कर रहा है वो क्या है? परख। सुने हैं इसका नाम, है ना। तो इसको लेकर के अब चर्चा करने वाले हैं, क्या होता है आकलन, क्या होता है मूल्यांकन। तो आकलन को हम सरल भाषा में क्या कहते हैं? असेसमेंट। अर्थ क्या है, मतलब क्या है? आकलन का जो मतलब होगा, असेसमेंट का मतलब होगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थी की प्रगति, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण का व्यवस्थित रूप से मापन और मूल्यांकन करना। ये शब्दावली हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ ना आए, तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए। आकलन का मतलब होता है अवलोकन करना, ठीक है। आकलन का मतलब क्या होता है? अवलोकन करना। और अवलोकन कब करेंगे हम? अवलोकन करना मतलब देखना, है ना। जैसे आप लोग बैठे हो तो आप लोगों का मैं अवलोकन कर रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन ये क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। सभी चीजों का मैं क्या कर रहा हूँ? अवलोकन कर रहा हूँ। और अवलोकन करने के दौरान मैं आपके सीखने के जो तरीकों को मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कोई शिक्षक जो है किसी बच्चे का आकलन कब करेगा, या आकलन क्या होता है? सीखने के दौरान बच्चों के गतिविधियों को समझना और उन पर अपनी समझ बनाना कि वो जब आया था तो किस लेवल पे था, और 1-2 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद, 1-2 हफ्ते बाद, 1-2 महीने बाद वो अपने इस प्रोग्रेस में वो कितना आगे गया है। इन सब को देखना क्या कहलाएगा हमारे लिए? आकलन कहलाएगा। तो आकलन एक, अभी दोनों का अंतर भी आएगा। आकलन का मतलब होगा कि कोई भी लर्नर अर्थात सीखने वाले के प्रगति को, उनके सीखने के तौर तरीकों को उसके सीखने के दौरान ही हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, है ना। और उसी के हिसाब से हम उसका असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं और ये बताते हैं कि इन्होंने अब तक इतना सीखा है, ठीक। तो अब समझ में आएगा आपकी ये परिभाषा कि आकलन का मतलब होगा जब हम बच्चे को सिखाते रहते हैं, पढ़ाते लिखाते रहते हैं, तो सीखने सिखाने के उस प्रोसेस के दौरान शिक्षार्थी अर्थात लर्नर, जो सीखने वाला है वो शिक्षार्थी है, उसकी क्या प्रगति हुई, कितना नॉलेज उन्होंने ग्रहण किया, कुछ दिनों में उसके अंदर क्या स्किल डेवलपमेंट हुआ, और दृष्टिकोण का व्यवस्थित रूप से क्या उसका व्यू हुआ, इस पे विजन हुआ। इसका हम लोग क्या करते हैं? एक मापन करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। वही कहलाता है हमारे लिए आकलन। तो आकलन ये तरीके कि किसी बच्चे ने क्या सीखा, ये तरीका हो सकता है कुछ टेस्ट लेने के माध्यम से हो सकता है, कुछ प्रश्नोत्तरी पूछने के माध्यम से हो सकता है, कुछ एक्टिविटी कराने के माध्यम से हो सकता है। उस बीच हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं और हम उसके कमी को, उसके ग्रोथ को समझने का प्रयास करते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि आकलन को हम कैसे डिफाइन करें। तो 2-3 लोगों ने इसको डिफाइन किया है। पहला जो है N.E. ग्रोडलैंड, इनका मानना है आकलन क्या है? तो
तो आकलन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक ठीक है, आकलन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, व्यवस्थित तरीका है, इसमें नहीं उसमें जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखेंगे, किसी भी व्यक्ति के नॉलेज के बारे में परख करना, उसके स्किल के बारे में और उसके एप्टीट्यूड या अभिवृत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करना ही आकलन है। जानकारी एकत्र करना, उसके बाद जानकारी के बाद हम क्या करते हैं, उसके आगे की कार्रवाई करते हैं। और सीबीएसई, सीबीएसई जानते हैं, सीबीएसई क्या है? एक संस्थान है जो क्या करती है, परीक्षा लेती है ना, वही तो सीबीएसई है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका काम क्या होता है सीबीएसई का? किस प्रकार की संस्था है? छूट जाएगा। सीबीएसई बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। जितने भी एग्जाम होते हैं, है ना, क्लास 1 to 12, 12वीं तक के बच्चों के परीक्षा को लेने वाली संस्था है, ये एग्जाम लेने वाली संस्था है। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ये अपना खुद का क्या करता है, सिलेबस बनाता है, खुद परीक्षा भी लेता है और खुद नियामन संस्था का काम भी करता है। हमारे यहाँ ऐसा ही परीक्षा लेने वाली संस्था क्या है, हम लोग बोल देते हैं CGBSE। ये यहाँ पर सी के जगह पर सीजी हो जाता है, सेंट्रल की जगह पर छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, सुने होंगे। ये क्या करता है, हमारे यहाँ पर CGBSE एक परीक्षा लेता है, उस परीक्षा के हिसाब से पाठ्यक्रम तय करता है CRT, उस हिसाब से आप पेपर देते हो और उस बोर्ड के हिसाब से आपका अनुसूची बनता है। और इसको हर राज्य में स्टेट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो MP है तो MPBSE होगा, छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ BSE। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सुने हैं ना, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल। अब बताइए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कितने या कौन कौन से परीक्षाएं लेता है? सभी चीजों को जानना कभी कभी जरूरी हो जाता है। आकलन और मूल्यांकन का हिस्सा, इसलिए आप लोगों को इसको मैं बता रहा हूं। ये तो आप लोगों ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से पढ़ाई किया है या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से पढ़ाई किया है? केंद्रीय ही तो आएगा बस, फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल तो सब सेम है। माध्यमिक शिक्षा मंडल होता है सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्सा। ये कहाँ तक पेपर लेता है, कितना तक? ये आप लोगों का हमारे यहाँ पर तो 10वीं 12वीं D.Ed, ठीक है, प्री D.Ed नहीं, D.Ed का पाठ्यक्रम का जो पेपर होता है वो लेता है। उसके बाद ऐसे ही एक और संस्था है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन परीक्षा, वो अलग संकाय हो जाता है ना। ओपन का भी एक सिस्टम है जो पेपर लेता है 10वीं 12वीं का। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जो CBSE है वो आज भी CTET का पेपर लेता है। CTET का एग्जाम कौन लेता है, कौन सिलेबस तय करता है, कौन परीक्षा लेता है? यही CBSE लेता है। ठीक है, आप CBSE में जाइए चाहे CTET का जाइए, आपको यही चीजें ओपन होने को मिलेगा। चलिए, तो ये कहता है CBSE कहता है किसी भी आकलन के बारे में कि आकलन का मतलब होता है जो स्टूडेंट होते हैं उसके सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या लाना, सुधार लाना, और जो भी हम पढ़ाई लिखाई उनको करवा रहे हैं उस शिक्षण की गुणवत्ता को और बेहतर से बेहतर बनाना इसका आकलन का उद्देश्य होता है। अब शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर कैसे बनाएंगे? हमने देखा 2 महीने तक उनका आकलन किया और ये लगा कि ये कमजोर है, तो जिस क्षेत्र में कमजोर है उसी में हम वर्क करेंगे, काम करेंगे। ये उनका शिक्षण गुणवत्ता को बेहतर बनाने की रणनीति है। चलिए, तो ये देखिए आकलन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों को ये हो सकता है रिवीजन जैसा भी लगे और फास्ट भी आप लोगों को लगे, लेकिन समझिए आकलन के कितने प्रकार, 2 प्रकार से आकलन किया जाता है। पहला जो आकलन होता है
हम बच्चों को आज के परिप्रेक्ष्य में, बच्चों का पहले एक समय होता था जब आप लोगों ने कौन सी शिक्षा ली है, आप लोगों का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप लोग पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई करते हुए आप लोगों के 3 एग्जाम होते थे, ठीक है। एक होता था तिमाही परीक्षा, दूसरा है अर्धवार्षिक और तीसरा है वार्षिक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम। 3 एग्जाम होते हैं। उसके बाद आपका जो एनुअल एग्जाम होता था उसके आधार पर ही आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय घोषित किया जाता था, ठीक। इस बीच में अंक सूची एक स्कोर कार्ड के रूप में केवल वार्षिक के अंक का ही उल्लेख होता था। उस समय जो मूल्यांकन का तरीका था उसको अब के समय में परंपरागत विधि मान लिया गया है, जो आप लोगों ने दिया है। आप लोगों ने तो नहीं दिया होगा, है ना। ये बहुत शिक्षा के अधिकार आने के बाद मूल्यांकन पद्धति में बदलाव हो गया है। तो पहले का जो तरीका था आकलन करने का या मूल्यांकन करने का, एक तरीका वो क्या है, केवल कौन सा परीक्षा होता था, क्वार्टरली, त्रैमासिक या फिर अर्धवार्षिक और वार्षिक। अगर आप 12th में हो, किसमें हो, 12th, आकलन मूल्यांकन को मैं हर बार इसको ही समझाता हूं। अगर आप 12वीं में हैं और 12वीं के बाद आपका मेन चीज होता था कि 12वीं के जो एनुअल एग्जाम है उस पे जो प्रतिशत आ गया, मान लो, है ना, उसी के आधार पर सभी चीजें तय होती थी, ठीक। और जो परीक्षा होती थी, पूरे प्रश्न कितने अंकों के, 100 अंकों के। कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसपे प्रायोगिक हो तो वही केवल प्रायोगिक होता था, और वो भी कितना, 75 और 25 के हिसाब से होता था। अगर कोई बायो वाला है तो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का 75-75, बाकी सभी विषय कैसे होते थे, अलग होते थे। ये इसी आधार पर, परसेंटेज के आधार पर तय होता था कि आपके डिवीजन कैसे बन रहे हैं, और प्रतिशत के आधार पर ही आपको रोजगार, नौकरी, सभी चीजें प्राप्त होती थी। समय के हिसाब से ये देखा गया कि हो सकता है, अब इसमें जो स्कोर कार्ड मिलता था वार्षिक पेपर का, उसमें त्रैमासिक, अर्धवार्षिक का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये देखा गया कि आकलन के दौरान कि कुछ बच्चे साल भर पढ़ाई करने के बाद ये होता था कि वार्षिक परीक्षा में उनका जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो बेहतर नहीं हुआ, लेकिन साल भर उन्होंने हर चीज को, तिमाही, अर्धवार्षिक पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया, सभी चीजें उसका अच्छा जा रहा था, टॉप में चल रहे थे। लेकिन हो सकता है वार्षिक पेपर के दौरान उसका तबियत खराब हो गया हो 2-4 दिन के लिए, या गंभीर समस्या आ गई हो, या दुर्घटना हो गया हो, तो उनका एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा गड़बड़ हो गया। अब उनका जो स्कोर था, लाना था 85 और ले आया 45, हो गया, कैरियर खत्म। फिर या तो आप अगले साल क्या करो, एक आता था अवसर श्रेणी सुधार का, आपका परसेंटेज में क्या कर सकते हो, 1 साल पढ़ने के बाद श्रेणी सुधार होगा ना, और वो हो सकता है इससे कम हो, तो जो कम है वही मिलेगा, मतलब जो जिस साल जो आप लाओगे वही मिलेगा। तो मूल्यांकन आकलन पद्धति में इतने सारे सुधार किए गए हैं। अब जो व्यवस्था की गई है, अब जो व्यवस्था होगा कि हमारे यहाँ पे जो आकलन होगा या बच्चे का 1 साल का मूल्यांकन होगा, वो केवल एक एग्जाम से तय नहीं होने वाला, ठीक। उसके लिए क्या किया जाएगा, जिस दिन से कोई स्टूडेंट एडमिशन हुआ है कोई कक्षा में, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, उसके शुरू से एक्टिविटीज को देखा जाएगा, और उसका हर हफ्ते, हर दिन क्या होगा, आकलन होगा कि वो कितना बेहतर किसी सब्जेक्ट में कर पा रहा है, कर पा रहा है, कर पा रहा है। साप्ताहिक आकलन होते हैं, अब मासिक टेस्ट होता है, फिर 3 महीने में क्वार्टरली होता ही है, फिर उसके बाद फिर मासिक, फिर मासिक, फिर अर्धवार्षिक होता है, फिर मासिक, फिर मासिक, फिर एनुअल होता है। सबके नंबर जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद एक ओवरऑल क्या होता है, अलग से नंबर सेट होते हैं। अभी अभी आप रिजल्ट देखेंगे 10वीं 12वीं का, तो जितने भी पेपर होते हैं, हालांकि 100 के होते हैं, लेकिन जितने भी विषय हैं सब में 80+20 का कॉन्सेप्ट आ चुका है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी विषय हो। अंक सूची देखिए हैं क्या आप लोग, कौन से वाले हैं, 80-20 वाले हैं क्या, 100 वाले हैं? 80-20 का मतलब है 80 नंबर का रिटर्न एग्जाम, 20 नंबर का प्रायोगिक एग्जाम। लोग 20 में 20, 20 में 20, 20 में 20 लेके आते हैं, भले इसमें आप 30, 40, 50 लाएं। और पासिंग मार्क कितना होता है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोग प्रतिशत को ही सब चीज मानते थे, और इसी के आधार पर अगर कम हुआ तो कई बच्चे
सदमे में क्या कर लेते थे, सुसाइड कर लेते थे। तो लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया है, उनके दैनिक जीवन के व्यवहार के हिसाब से मूल्यांकन की पद्धति को बदला गया है। सीबीएसई बहुत दिनों से प्रतिशत के आधार पर अंक सूची जारी ना करके किसके आधार पर जारी करता है, ग्रेडिंग देता है ना, ग्रेड देता है, प्रतिशत ए प्लस, बी प्लस, ये सब ग्रेड मिलता है ना, परसेंटेज का उल्लेख होता है, लेकिन जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको प्राथमिकता देता है। अब जो पैटर्न हुआ त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक का ना दे करके पूरे समग्र फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब यही हुआ है कि जब हम आकलन करते जाएंगे तो बच्चों को एक साथ एक ही दिन लास्ट में एग्जाम नहीं लेना है, जबकि जब हम बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसी के दौरान हम उनका साप्ताहिक हो या मासिक हो या दैनिक हो, हम क्या करेंगे, उनका सीखने के तरीकों का हम लोग हमेशा क्या लेंगे, प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक लेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि वो अपनी गलती को अगली बार सुधार कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, क्या क्या तरीके थे, कक्षा में क्या करना, प्रश्न पूछना, जैसे पढ़ा दिया गया, पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अंक भी हम लोग क्या करते जाएं, अब एक रजिस्टर में लिखते जाएं, या क्विज हो गया या होमवर्क हो गया या कोई ऐसे एक्टिविटीज हो गए जो रोज उनको कराए जाएं और उनका हम क्या करते जाएं, अवलोकन, वही हमारा आकलन है। आखिर इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ये अगर हम करते हैं तो हम जो शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसको हम क्या बनाते हैं, एक सिंपल तरीके से लचीला बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए एक इमेज है, आप लोग कुछ देख रहे होंगे, बच्चों को कुछ टास्क दे दिया गया है, आप उसको कुछ ना कुछ बनाना है। अब यहाँ पर उनके कला का अवलोकन किया जा रहा है, कौन बच्चा कितना अच्छे से, कितने तेजी से वो बना पा रहा होगा, ये क्या किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है। इसके बाद जिसका अच्छा रहेगा उसको इस हफ्ते क्या मिलेगा, पुरस्कृत किया जाएगा। अब अगले बार हो सकता है किसी का पीछे हो तो वो अगले बार वो प्रयास करेगा। तो वही बात है कि गलतियों को क्या करना, सुधार, और जब एनुअल एग्जाम तक वो आते आते अपने आप को वो दक्ष कर लेगा। तो ये हो गया फॉर्मेटिव आकलन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्माणात्मक, या ये इसको मैं पूछूंगा ना, फॉर्मेटिव होता है FA बोलते हैं और एक होता है SA, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हर दिन बच्चों को टेस्ट लिया जाए, समय समय पे उनकी गलती को सुधार किया जाए, ये क्या होगा, फॉर्मेटिव। ठीक है। एक जो होता है समेटिव, समेटिव का मतलब होगा जिसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक आकलन। समेटिव का मतलब जो आप लोग क्या एग्जाम दिए हो, ये दिख रहा है, आप लोग एक ऐसा गतिविधि जो साल भर आपने पाठ्य पुस्तक पढ़ाया और सेशन हुआ, सेशन के लास्ट में अब बच्चों का क्या लेते हो, एग्जाम लेते हो, एग्जाम ले लिया गया और उसके हिसाब से आप उनको क्या देते हो, ग्रेड या सर्टिफिकेट या अंक सूची जो प्रदान करते हैं। कहना चाहिए एक वार्षिक परीक्षा होती है जो क्या होता है, साल भर के उसके परफॉर्मेंस को, पढ़ाई क्या उन्होंने किया है, तो जो फाइनल एग्जाम होगा उसको इसमें रखा जाता है। इसी के आधार पर उसके अंतिम योग्यता का निर्धारण किया जाता है। एक बार होगा, अंत में होगा, साल भर के जो चीजों को उसके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्या होगा, समेटिव। समझ आ रहा है क्या, फॉर्मेटिव क्या होगा, पढ़ाई लिखाई के दौरान जो बच्चों से पूछा जा रहा है, जो उनको समझाया जा रहा है, उनको बीच बीच में पता करना कि वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, फॉर्मेटिव है। और उसके बाद समेटिव होगा, ऐसा आकलन होगा जिसमें अब शिक्षक का कोई रोल नहीं, वो पेपर देगा, अब आपको बनाना है, अब कुछ रुक गए, अटक गए तो आपको कोई समझाने वाला नहीं है, परफॉर्मेंस जो होगा वही आपका फाइनल है। तो दोनों चीजें शामिल की गई है। आप लोगों के समय में केवल समेटिव होता था, है ना, यही चीज आपको थोड़ा सा समझना है। एक प्रकार का आकलन और होगा जिसको हम लोग बोलते हैं निदानात्मक आकलन। ये आपको टॉपिक में भी आपको मिलेगा,
खासकर इंग्लिश पेडागॉजी में तो है ही। निजनात्मक आकलन का मतलब ये है कि जब सीखने सिखाने के दौरान लगातार हम उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके बाद भी वो नहीं सीख पा रहा है, तो फॉर्मेटिव आकलन के समय, है ना, तो हमारे पास एक विकल्प रहता है कि उसकी कमी को हम क्या करें, पहचानें। और जब कमियों को हम पहचान लेते हैं कि उसको क्या समस्या आ रही है, तो जिस बीमारी की आप पहचान करेंगे उसके बाद उसका क्या करते हैं आप, उपचार करते हैं। तो यही मतलब है कि जब हम किसी बच्चे के मूल कठिनाई को हम पता लगा लेते हैं कि हम लगातार पढ़ा रहे हैं, लगातार सिखा रहे हैं, फिर भी नहीं सीख रहे हो, तो ये जो तरीका होगा ये कहलाएगा निजनात्मक आकलन। और निजनात्मक आकलन के बाद ही उसको क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण इसको कहा जाता है। कुछ आकलन के प्रकार हैं, नहीं लिखे होंगे आप लोग, लिखते जाएंगे। नई नई चीजें आ रही हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा डिटेल पूछा जा रहा है, तो मैं तो केवल सभी टॉपिकों का आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको पढ़ने बहुत सारे हैं, है ना। एक होता है मानक संदर्भित आकलन, नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट, और दूसरा होगा मानदंड संदर्भित आकलन। किसी के प्रगति को जानना कि वो कितना जानता है, कितना अंक लाता है, उसके दो तरीके फिर बताए गए हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीजों को जानना कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मूल्यांकन कितने प्रकार के, पहला मूल्यांकन ये हो गया नॉर्म्स रिफरेंस। इसका मतलब ये होगा कि जब हम एग्जाम लेते हैं या आकलन करते हैं तो ये देखने का प्रयास करते हैं कि अगर 10 छात्र हैं तो 10 छात्र में या 2 ही छात्र है तो 2 छात्र को सेम चीजें पढ़ाई गई, सेम चीजें समझाई गई। आप लोगों को मैं अलग अलग तो नहीं बताता हूँ, आप लोग सभी बड़े सेम चीजें बताया जा रहा है। और आप स्कूल में भी आपने जो देखा है, बच्चों ने जो चीजें शिक्षक ने पढ़ाया, किसी बच्चों के साथ अलग से और चीजें तो नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसके बाद भी कुछ बच्चों का जो सीखने का क्या होता है, तरीका होता है, वो थोड़ा अलग होता है। और सीखने के तरीके के कारण से ही वो कुछ बच्चे जल्दी से सीखते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। तो इस हिसाब से जब उनका मूल्यांकन किया जाता है तो कोई फर्स्ट आया, कोई सेकेंड आया, कोई थर्ड आया, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, रैंक सिस्टम मूल्यांकन, है ना। हमने पूरा समझाने के बाद भी ये देखा कि एक्स नाम का लड़का जो है फर्स्ट आया, वाई जो सेकेंड और थर्ड, तो ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाएगा, रैंक सिस्टम। उसके बाद ये आता है मानदंड। मानदंड का मूल्यांकन ये है कि हम जब किसी चीज बच्चों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो बच्चों पर हम छोड़ देते हैं कि आपके ऊपर है, आपको केवल इतने प्रतिशत लाना है। अब इस प्रतिशत को पार कर गए तो आप क्या हो गए, पास हो गए। जैसे अभी भी सिस्टम है, 33% जो होते हैं हमारे यहाँ मानक अंक माना जाता है। एक्चुअली 33% नहीं है, किसी भी परीक्षा का 1/3 अंक ही कहा जाता है। और 100 का 1/3 कितना होता है, 33% ही होता है, 33.333। तो इसलिए कहा जाता है कि 33% अंक ला ले फिर आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। आज के समय में मूल्यांकन के जो तरीके हैं, ये तो हो गया मूल्यांकन के तरीके और प्रकार। आप लोग कितने प्रकार के तरीकों से आप एग्जाम दिए हो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में क्या चल रहा है एग्जाम का तरीका, आप लोगों को मालूम है क्या, आपने कितने तरीके से एग्जाम दिया है और कितने तरीके से आपका मूल्यांकन हुआ है, बताएंगे। चलिए आप लोगों को बताता हूं मैं, आप क्या क्या चीज कर चुके हो। आपने 10वीं 12वीं का एग्जाम दिया है, ठीक है, 10वीं 12वीं पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हैं तब तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ जो सिस्टम है क्या होता है, प्रतिशत और पासिंग मार्क सिस्टम है। पासिंग मार्क का मतलब है कि आप क्या लेके आओगे, व्यक्तिगत रूप से 33% ले आओ, उसके बाद जितना ज्यादा है उतना ज्यादा लेके आओगे तो आप आगे जाते जाओगे जाते जाओगे।
आज के समय में एग्जाम का जो तरीका है, अब कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम का तरीका है उसके भी कई सारे प्रकार हैं। आपका जो तरीका है, अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? किसकी तैयारी कर रहे हैं? शिक्षक भर्ती मान के चलो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका जो मूल्यांकन होगा शिक्षक भर्ती का, वो कैसे होगा? एक तरीका ये है कि इसका मूल्यांकन अलग तरीके से होता है। कोई भी नौकरी का जो परीक्षा हो रही है उसका जो मूल्यांकन होगा वो लगभग सेम तरीके से हो रहा है। उसका तरीका क्या है कि शिक्षक भर्ती में एक निश्चित क्या है, पद है। ठीक है, एक निश्चित पद है। मान लो पदों की संख्या कितनी है? 100 पद है। तो आपको यहाँ पर ये तय नहीं है कि 100 लोगों के, आपका जो टारगेट होगा 100 लोगों के अंदर आने का ही टारगेट होगा। ये सिस्टम, ये आकलन, ये मूल्यांकन कहता है कि जो भी परीक्षा ली जाएगी तो जो लोग प्रथम 100 लोग हैं जो मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक लाएंगे वही इस पद को प्राप्त करेगा। ये मूल्यांकन का एक तरीका क्या हो गया कि इसमें 33% पासिंग मार्क वाला अभी काम नहीं। ठीक है, शिक्षक भर्ती या व्यापम के भी कुछ एग्जाम है जिसमें आपको पदों के हिसाब से आपको नंबर लाना पड़ेगा। तो हो सकता है जो पहला नंबर लाने वाला व्यक्ति है कितना लेके आया, कितना अंक लाया, 92। दूसरा रैंक वाला ले आया 91.8। ऐसे करते करते जो 100वें नंबर का व्यक्ति जो है वो लेके आया है 88 अंक 100 में। ठीक, ये बातें समझ में आ रही क्या? 1 से लेके 100 तक के जो लोग हैं वो 88 अंक लेके आने वाला व्यक्ति 100वें नंबर पर है। पोस्ट कितने हैं? 100। तो अब बताइए जो 87.99 लेके आएगा उसका रैंक कितना होगा? 101 होगा। तो ये बताइए अब 87 वाले को टीचर का पद मिलेगा कि नहीं? नहीं। हो सकता है, ये तय नहीं है ना, ये तय नहीं है कि 88 लाओगे तो 100 नंबर के 100 लोगों के बीच आओगे, ये बिल्कुल तय नहीं है। ये अलग टाइप का मूल्यांकन है। ये छोड़ दिया गया है बच्चों के ऊपर कि आप जितना ज्यादा लेके आ सकते हो उतना लाओ और पोस्ट लेके जाओ। हो सकता है पेपर कठिन हो और जो पहला नंबर लाने वाला ही 80 लाया हो और 100 नंबर लाने वाला कितना लाया हो? 72। तो हो सकता है इस बार 72 नंबर पे ही आप 100 आदमी के अंदर आ जाएं। इसी को तो एक शब्द बोला जाता है कि क्या बोला जाता है? कट ऑफ। क्या बोला जाता है? तो आप बोलेंगे पिछले साल शिक्षक भर्ती में 87 नंबर गया था कट ऑफ, इस बार कितना गया है? 72 गया है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि आप जितने लोगों के अंदर हैं, पहले से निश्चित है पद, ये एक प्रकार का मूल्यांकन हुआ। एक प्रकार का एग्जाम या मूल्यांकन होता है जो आप लोग दे रहे हैं, कौन सा एग्जाम? सी टेट या सीजी टेट। ये ऐसा एग्जाम है जिसका मूल्यांकन का पद्धति अलग है। इसमें ये कर दिया गया है कि आप पास या उत्तीर्ण या क्या बोलते हैं हम लोग, क्वालिफाई, अब ये क्या होगा इसमें? इसमें आपके लिए कितने पोस्ट हैं क्या है इसका कोई मतलब नहीं है। आपका कंपटीशन क्या है? किसी लोगों के साथ बिल्कुल नहीं है। आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है, आपकी स्थिति ऐसी है कि नहीं। ये अलग मूल्यांकन हो गया ना। इसमें पदों के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जितने ज्यादा पद उतने ज्यादा नीचे उतरने के चांसेस। ये इस प्रकार से आपको
अवसर देता है, मूल्यांकन का तरीका है। इसमें ये मूल्यांकन का तरीका है कि आपको व्यक्तिगत रूप से कंपटीशन है अपने आप से कि मैं इसके लायक हूं कि नहीं, क्या मैं अपनी स्थिति को झांकूं देखूं 75 या 90 की स्थिति में है कि नहीं। इसका मूल्यांकन अलग तरीके से होता है ना। इसका मूल्यांकन क्या था, इसमें पासिंग मार्क भी है और केवल पासिंग मार्क है, उसके बाद तो कोई बात नहीं, सब पास है उसके बाद, है ना। 60 से लेकर 100 तक का जो व्यक्ति है सब प्रथम श्रेणी ही लिखा रहता है। किसी भी अंक सूची देखिए तो 60% है प्रथम श्रेणी, 99.9 है वो भी प्रथम श्रेणी, उसमें नीचे कभी नहीं लिखेगा कि आप टॉपर हो, सबको प्रथम श्रेणी ही बोला जाता है। ये हो गया सेकंड आकलन। तीसरा होता, इसमें आपको खुद ही लड़ना है ना, पोस्ट की संख्या नहीं है। तीसरा आप लोगों ने देखा होगा किसका एग्जाम, सेट या नेट का एग्जाम। इसका मूल्यांकन फिर अलग तरीके से होता है, कोई बताएगा कैसे होता है, हुआ क्या कनेक्ट, ये कैसे होता है, ये भी आकलन के तरीके हैं, ये भी मूल्यांकन का एक हिस्सा है। आप अलग अलग चीजों को देखिए, नौकरी के लिए पदों की संख्या निर्भर करती है। कोई ऐसा एग्जाम जो सीजी टेट सी टेट जैसे चीजें हैं वो आपके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्होंने तय कर दिया है। अगर एक किसी साल अगर 10 लाख लोग भरे हैं, 5 लाख लोग इससे ज्यादा नंबर ले लिए तो 5 लाख लोग पास, है ना, ऐसा ही है ना। ये व्यक्तिगत लड़ाई है, ये पदों के हिसाब से लड़ाई है, ये इसका सिस्टम अलग है, इसका मूल्यांकन अलग होता है। इसका मूल्यांकन होगा सब्जेक्ट वाइज, विषयवार होता है। आप लोगों को देख के तो लग रहा है कि आप लोगों को ये इसका पैटर्न नहीं पता है। कोई भरे हैं नेट सेट का फॉर्म, पीजी है कि नहीं, तो हो जाइए इसमें भी। सेट नेट का मतलब होगा आप अगर बायो वाले हैं, मैथ्स वाले हैं या हिंदी वाले हैं या फिर आप सोशल साइंस वाले हैं, सभी विषय वाले अलग अलग पेपर देते हैं इसमें, है ना। इसका मूल्यांकन कैसे होगा, बायो वाले में जो MSc किए हुए हैं उन लोगों ने फॉर्म भरा 2100 लोगों ने, मैथ्स में फॉर्म भरा 2400 लोगों ने, हिंदी में फॉर्म भरे 6000, समाज में फॉर्म भरे 5400। ये फॉर्म भरने वाले की संख्या हो गई। इन्होंने फॉर्म भरा और इतने लोगों ने क्या किया, एग्जाम देने गया। जैसे ही इन्होंने परीक्षा में एग्जाम दिया उसके बाद तय हो जाता है इसके पदों की योग्यता बोलते हैं, पद क्वालिफाई करने वालों की संख्या कितनी होगी। क्वालिफाई की संख्या निर्धारित हो जाती है कैसे, 2100 लोगों ने क्या किया है इस विषय में दिया है, तो ये कहा जाएगा कि इसका एक नियम है, टॉप 6% लोग ही पास होते हैं, इसका मूल्यांकन का तरीका है। ठीक है, टॉप के 6%। अगर 2100 लोगों ने फॉर्म दिया है, फॉर्म भरा था या एग्जाम दिए हैं, 2100 का 6%, ये कट गया, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो 126 लोग ही क्या करेंगे इस बार नेट सेट पास होंगे। ठीक, टोटल है ये। तो अब 126 लोग पास होंगे, तो इसको 126 को हमारे यहाँ पर SC ST OBC जनरल फीमेल मेल PH फीमेल मेल फीमेल मेल सब में फिर से बांटा जाएगा, है ना। तो आप 126 में 32% रिजर्वेशन किसको है, ST को। तो 126 का हम मान लेते हैं 130 का 32%, तो ये हो गया, इधर जीरो कट गया, इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, मान के चलो 35। 126 में 38 लोग, 38 सीट किसका है, ST लोग ही क्वालिफाई होंगे। 14% किसका है, OBC का, तो 12 14 कितना होगा, 16।
16 पोस्ट ओबीसी, 16 लोग ओबीसी से पास होंगे। कितने फॉर्म भरे हैं? 2100। तो कितने लोग ओबीसी से क्वालिफाई होंगे? 16 लोग। तो जितना ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे उतना ज्यादा पास होने के चांस रहते हैं इसमें। इसका बेनिफिट ये है, फॉर्म भरवाओ कस के, जो पास है फॉर्म भरवाओ, आपको पास होना है तो। समझ में आ रहा है? अब मूल्यांकन के कई तरीके हैं, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को पता नहीं होगा क्या सिस्टम चल रहा है आपके यहाँ। 2400 में 24 छके 96, नहीं 24 चौक 96 होगा, और 24 छके 96 में फिर कितना जोड़ दीजिए? 48 जोड़ दीजिए, तो लगभग कितना हो गया? इसमें भी 136 38 लोग, 142 लोग मान के चलिए क्वालिफाई होंगे। सेम सिस्टम फिर से बटेगा, तो कुल मिलाकर के अब कितने लोग, ये तो बहुत ज्यादा है, 360 लोग पास होंगे हिंदी में, 6 छके 36। तो जितने ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं उतना ज्यादा लोग क्वालिफाई होते हैं, और जितने ज्यादा लोग क्वालिफाई होंगे उतने नंबर आने के कम, कट ऑफ जाने का चांस ज्यादा होता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, जब आप CSIR करते हैं, UGC नेट फॉर्म भरते हैं, सेट का देते हैं, तो टॉप के 6% लोग ही क्या करते हैं? पास होते हैं। और अभी तक पिछले समय की तुलना में इस साल 1500 2000 3000 लोग फॉर्म भरे थे किसी विषय में, उससे पहले 1000 1200 1500 लोग 3000 लोग तक मैक्सिमम जाता था। अब एक एक सब्जेक्ट में 6000 5000 लोग फॉर्म भर रहे हैं सेट का, नेट का, है ना। ये तीसरा पद्धति है। चलिए अब इसमें आते हैं, फिर बोलोगे क्या क्या पढ़ाते हैं आप, काम का चीज पढ़ाया नहीं है। अब आते हैं आकलन के लिए आप क्या करें। किसी भी बच्चे का वो क्या सीख रहा है, उसको हम सीखने के दौरान जब बताते जाते हैं तो सबसे पहले कुछ स्टेप है उसका पालन किया जाता है। वो स्टेप हमने कल भी देखा है। एक कोई भी चीज को सीखने सिखाने के लिए साइंटिफिक तरीका होता है, वैज्ञानिक पद्धति होता है। तो यहाँ पर आकलन का मतलब केवल प्रश्न पूछना नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को पालन करना है। अब बच्चों का हमको क्या करना हो, आकलन करना हो कि बच्चे ने साल एक सप्ताह में क्या सीखा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या चीज का आपको क्या आकलन करना है वो आपके पास होना चाहिए, उसको कहेंगे उद्देश्यों का निर्धारण। जब आपको पता चल गया कि बच्चों का आज हम लोग किसका व्यवहारिक ज्ञान या फिर उनके बारे में एक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, उसके किस स्किल का उन्होंने अपने आप में बदलाव लाया है, तो उसको आकलन करने के लिए आपको कुछ तरीके होने चाहिए ना कि कैसे आकलन करोगे। तो आकलन के लिए आप क्या ले सकते हो, टेस्ट ले सकते हो। क्लास में एक यूनिट टेस्ट ले दिया गया और सभी से कुछ कुछ पूछ दिया गया, या कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हो। ये प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट का अलग कॉन्सेप्ट है ना, आप प्रोजेक्ट बना के जमा करते हो, ऐसा ही है ये। लेकिन प्रोजेक्ट में एक विषय को ही सभी बच्चों को दिया जाता है और वो करके लाते हैं, जिससे उसके प्रोग्रेस को हम देखते हैं। पोर्टफोलियो, किसी बच्चे का पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है कि कैसे कैसे वो अपने दैनिक जीवन में एक्टिविटी कर रहा है, या फिर उनको क्या कर लिया जाए, कुछ पूछा जाए बैठा करके, वो साक्षात्कार के रूप में। पहला उद्देश्य का निर्धारण, फिर साधनों का चयन, उसके बाद बच्चे जितने भी चीजें करके लेके आए हैं उसको आप क्या करोगे, अपने पास एकत्र करते हो। एकत्र करने के बाद देखते हो कि किस किस बच्चे ने कितना कितना परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद ही आप क्या करते हो, फीडबैक देते हो कि अच्छा इस बच्चे ने कम सीखा, इस बच्चे ने ज्यादा सीखा। तो आकलन का ये क्या है, प्रतिपुष्टि, डेटा विश्लेषण, डेटा एकत्रीकरण, साधनों का चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, ये कुछ तरीके होते हैं जो आकलन के लिए एक वैज्ञानिक चरण का काम करता है। पॉइंट लिख लीजिए बस, ये तो आप लोग अच्छे से मिलेगा ही। आखिर आकलन क्यों करते हैं, आवश्यकता क्यों है आकलन की। तो पहले तो आवश्यकता है कि हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। जैसे आप लोगों को मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो किसकी गलती है बताइए।
मेरी गलती है, मैं दोषी हूं कि मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास नहीं किया। एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार नहीं समझाया, फिर भी समझ नहीं आया, तो किसकी गलती है? मेरी ही गलती है। मैं 3 बार में भी नहीं समझाया, 4 बार समझाया, 5 बार समझाया, उसके बाद भी समझ नहीं आया, तब क्या करें अब? तो आपको बताना है किसकी गलती है। 8 बार में समझ नहीं आया आपको, बताओ किसकी गलती? मेरी ही गलती, शिक्षक की ही गलती है। अब आपको समीक्षा करना है कि आप लगातार लगातार पढ़ा रहे हो और आपका जो टेक्निक है, जो विधि है, जो मेथड आप यूज कर रहे हो, उससे बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। तो आपको किसकी आवश्यकता है? आपके टेक्निक या मेथड को बदलने की आवश्यकता है। इसी के लिए आकलन किया जाता है कि मैंने पढ़ा दिया और एक बच्चे ने सीखा, 10 बच्चे ने नहीं सीखा। तो आकलन से समझ में आया ना कि क्यों नहीं सीखा गया है। तो हम जो पढ़ाया है, जो तरीका मैंने उपयोग किया, वो क्या था? मानक नहीं था, इसी कारण से बच्चे नहीं सीख पाए। तो किसी भी शिक्षक के लिए जरूरी होता है कि वो समय समय पर क्या करें? आकलन करे, ताकि बच्चा कैसे सीख रहा है और शिक्षक कैसे सिखा रहा है, ये चीजें पता चलता है। स्टूडेंट के लिए जरूरी है आकलन करना। जब आकलन करोगे तो वो कितना नंबर ला रहा है, क्या कमी है, क्या है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। इससे बच्चों में क्या हो पड़ेगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा। पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि वो बच्चे का क्या देख सके अपना। हर हफ्ते टेस्ट हो रहा है, महीने में टेस्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पालक भी क्या करता है, अच्छा मेरा जो बच्चा था इस समय तक वो कुछ चीजें सीख रहा था, अब कुछ चीजें और सीख गया है। उसके बाद अगर कई बार क्या होता है कि सिलेबस ही ऐसा होता है कि उस बच्चे के या उस कक्षा के अनुकूल नहीं होता, तो उस हिसाब से आकलन से भी हम लोग बता सकते हैं कि पाठ्यक्रम ही क्या है, गड़बड़ है। तो पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता है। अब हम लोग बात करेंगे, अब समझ में गया आकलन। एक और शब्द आता है, हम लोग क्या बोलते हैं? मूल्यांकन, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का एक सिंपल अर्थ है मूल्यों का अंकन। और किसी भी बच्चे के मूल्य का अंकन किया जाएगा तो उसके समग्रता से ही किया जाता है और बड़े स्तर पर उसके मूल्य का अंकन किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अवधारणा है। किसी भी मूल्यांकन के अंदर आकलन होता है। मूल्यांकन एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, उसके सभी हिस्से का क्या होता है? आकलन होता है। तो मूल्यांकन व्यापक कॉन्सेप्ट है, मूल्यों का अंकन होगा। हर क्षेत्र के हिस्से का हम लोग जांच परख करने के बाद उसके अंतिम परिणाम पर पहुंचते हैं। और एक बार जब मूल्यांकन हो गया तो हम उसको बदल नहीं सकते। ये मान के चलिए वार्षिक पेपर है, मूल्यांकन है ना, और एक बार वार्षिक पेपर का पेपर चेक हो गया तो बहुत मुश्किल से वो नंबर आपका कम या ज्यादा होता है। इसलिए पुनर्मूल्यांकन बोलते हैं। फिर से उसका क्या कीजिए? वार्षिक पेपर भी 10वीं बार में 2 चीजें होता है ना। सुने होंगे आप लोगों ने पुनर्मूल्यांकन कराया है, सुने तो होंगे। रीएवैल्यूएशन एक होता है पुनर्गणना। अधिकतर बच्चे फॉर्म भरते समय पहले में यही रहता है, पुनर्गणना। पुनर्गणना का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन बनाए थे और जिस जिस क्वेश्चन पे जो जो अंक मिले थे, हो सकता है अंक देने वाले ने क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो, तो उसकी जांच के लिए क्या कराई जाती है? पुनर्गणना। अब पुनर्गणना सहज होता है, देखा जाता है कि कोई पेज का अंक टोटल करने में तो नहीं छूट गया, ये काम कहलाता है पुनर्गणना। और पुनर्मूल्यांकन कहलाता है कि आपका पेपर फिर से चेक होगा कि आपने जो जो चीजें लिखी थी वैसे मानक नंबर आपको मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो जब भी आप भविष्य में किसी बच्चे का आप लोगों को करवाना होगा पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना, तो ध्यान देंगे पुनर्गणना में फिर से गिनती। गणना मतलब गिनती, अंकों को एक बार बस गिना जाएगा, हो गया, कोई बढ़ोतरी नहीं। पुनर्गणना में अंक बदलने की संभावना होती है, मैक्सिमम 20 नंबर बढ़ता है।
और मिनिमम कुछ नहीं बढ़ता है। उधर पूछ किया बट तो मूल्यांकन का मतलब ये है कि हम बच्चे का जो आकलन करते हैं, ये कैसे हो गया, किस रूप में करते हैं, वृहद रूप से, है ना, बड़े स्तर पर करते हैं। उसके अंदर आकलन एक हिस्सा है, क्योंकि रोज रोज कर रहे होते हैं। चलिए अंतर देखिए, आकलन और मूल्यांकन में कुछ चीजें होती हैं। मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट एक बेसिक रूप से समझ गए हैं। अगर हम उसके नेचर की बात करें, आकलन का जो प्रकृति है वो कैसा होता है, सुधारात्मक। हम बच्चे का जो आकलन होता है समय समय पे कर रहे हैं, सीखने के दौरान, सिखाने के दौरान कर रहे होते हैं। तो बच्चा जब गलती करता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो सुधार करने वाली चीजें किस में होगा, आकलन में होगा। अगर हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन का सीधा सीधा निर्णय आता है ना। एक बार पेपर दिए, जिसमें हम लोग अभी देखे थे ना, समेटिव आकलन। फॉर्मेटिव का मतलब है हम उसके हर दिन का, फॉर्मेटिव हो गया ना, हर दिन का एक्टिविटी का हम लोग आकलन करते हैं। समेटिव किसका हिस्सा है, मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा। आकलन कब किया जाता है, तो आकलन हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं पूरा साल भर, तो पढ़ाई के दौरान हम क्या करते हैं, आकलन करते जाते हैं। मूल्यांकन कब करते हैं, जब हम पेपर, अंतिम में पेपर लेते हैं पढ़ाई के दौरान की साल भर उन्होंने क्या सीखा, अब यही है। तो ये हो गया ड्यूरिंग और ये हो गया एट द एंड। इसका उद्देश्य क्या होता है, आकलन का उद्देश्य ये होगा, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको समय समय में बच्चों को अपनी गलती को सुधारने का या इम्प्रूव करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर आपको मूल्यांकन का उद्देश्य है सुधारने के अवसर ना देना, बल्कि क्या साल भर सीखा है उस हिसाब से ग्रेडिंग देना या परसेंटेज देना या लास्ट में आपको प्रमाण पत्र देना, ये इसका उद्देश्य है। फीडबैक की स्थिति क्या है, हम जब बच्चे का आकलन कर रहे होते हैं तो उनको क्या देते हैं, लास्ट में दिखे थे ना फीडबैक देना। फीडबैक दिया जाता है कि आपका ये थोड़ा सा सीखने का तरीका गलत हो गया, इसको फिर से सुधार के लिखो, ये हो जाएगा फीडबैक। यहाँ पर फीडबैक का काम नहीं है, जो अंक लाया है, जो परसेंट बना है, जो ग्रेड लाया है वो सीधा सीधा लिख दिया जाएगा। मुख्य फोकस क्या है आकलन करने का, मुख्य फोकस आकलन का है कि हम प्रोसेस समझने का प्रयास करें। और यहाँ पर प्रोडक्ट है इसका मुख्य उद्देश्य की फोकस किया जा रहा है, रिजल्ट पर फोकस किया जा रहा है। इसका ओरिएंटेशन मतलब इनका स्वभाव किस क्षेत्र में है या किसको माने, जो टीचिंग लर्निंग है, सीखना सिखाना है, उसी दौरान हम आकलन करते हैं। और बाद में किया गया आकलन मूल्यांकन कहलाता है, और यही आपका कैरियर का निर्धारण करता है। ठीक, आकलन और मूल्यांकन में एक बुनियादी अंतर है, ये सीधा सीधा आप लोगों के एग्जाम से जुड़ा हुआ हिस्सा है, तो बिल्कुल माइंड पे आकलन मूल्यांकन के हिस्से को सेट करके रखेंगे। चलिए मूल्यांकन के लिए हम लोग देखे हैं, एक फॉर्मेटिव पढ़े हैं और एक हो गया समेटिव। तो मूल्यांकन या आकलन के दो प्रकार होंगे। पहला क्या हो गया, फॉर्मेटिव। अब समझ में आएगा कि फॉर्मेटिव आकलन हम लोग कब कर रहे हैं, बच्चे जैसे स्कूल आता है और वो हर एक्टिविटी में भाग ले रहा है, परीक्षा में भाग ले रहा है, सभी चीजों में भाग ले रहा है, तो हम फॉर्मेटिव आकलन कब करते हैं। ऐसा ही पूरा घुमा घुमा के क्वेश्चन आया हुआ है आपके मूल्यांकन और इसमें आकलन में, क्वेश्चन पेपर देखना। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन या फॉर्मेटिव आकलन या मूल्यांकन दोनों शब्द उपयोग कर सकते हो, नाम आपको फॉर्मेटिव में जाना है बस। फॉर्मेटिव का मतलब क्या हो गया कि हम कक्षा में पढ़ाने के दौरान बच्चों से क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्विज करते हैं, टेस्ट लेते हैं, सब करते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं। तो ये कब होता है, हम बच्चों को जब सिखा रहे होते हैं तब किया जाता है। तो इसीलिए एक शब्द आता है कि फॉर्मेटिव का जो मुख्य विजन है, अधिगम के लिए क्या करना, आकलन करना। एक ऐसा शब्द लिया आएगा आपके सिलेबस में है, सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये मतलब क्या हो गया, आप जब कक्षा में, ये पूरे एक साल का मंथ है
मान के चलो अभी 7वें महीने में स्कूल खुलता है, 8वां महीना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1, 2 और तीसरे में क्या हो जाता है, एग्जाम होकर के एंड हो जाता है। ये आजकल का जो सिस्टम चल रहा है। अब इस दौरान आपने जुलाई महीने में एडमिशन लिया है और आपके द्वारा सीखी गई जो जानकारी है इतना डॉट है। आपने क्या सीखा, अगले में कुछ कुछ सीखा, जो टीचर ने सिखाया कुछ इससे आपकी बढ़ोतरी हुई, तो आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। स्टूडेंट सीख रहा होता है, शिक्षक क्या कर रहा है, लगातार आकलन कर रहा होता है। और आकलन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट को, सीखने की स्थिति को हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर अभी आकलन कर लिया जाएगा तो क्या सही सीखा क्या गलत सीखा, आगे जो सीखने वाला स्टेप आएगा, अगले महीने हम कुछ और टास्क देंगे तो उनके लिए और बेहतर वो कर सकता है। तो अधिगम के लिए आगे और सीखने के लिए आपको क्या मिलता है, अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो ऐसा असेसमेंट, ऐसा आकलन, ऐसा मूल्यांकन कहलाएगा फॉर्मेटिव या अधिगम के लिए आकलन। ठीक, पॉइंट लिखेंगे ना इसको, एग्जाम्पल है ये, यही प्रश्न है। कक्षा के दौरान बच्चों को प्रश्न पूछा जाता है, साप्ताहिक टेस्ट लिया जाता है, ये किस प्रकार का आकलन का हिस्सा है, तो अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो कितने लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर है। आप आने वाले समय में कुछ ऐसा चीज सीखने वाले हो, उसका आकलन किया जा रहा है। ठीक, मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल बताया था कि आपको एक स्कूटी दे दिया जाता है, ठीक है, और आप पहली बार उसको क्या किए हो, चलाना शुरू कर दिए हो, है ना। एक दिन चलाए, अच्छे से समझ नहीं आया, दूसरे दिन चलाए, अच्छे से समझ नहीं आया, आप क्या कर रहे हो, स्कूटी को सीख रहे हो। तो मैंने पहले दिन देखा कि आपने थोड़ा सा हैंडल पकड़ना सीखा, अगले दिन 10 में चलाना सीखा, अगले दिन 20 में चलाना सीखा। मैं आकलन किसका कर रहा हूं, आपके, आपको परफेक्ट होने के लिए, आप उस चीज को सीख जाओगे, उसके लिए मैं आपका क्या कर रहा हूं, रोज आकलन कर रहा हूं। तो सीखने के लिए आकलन, रोज 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 मैं आपकी एक्टिविटी पर क्या कर रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं। तो वैसे ही बच्चे की रोज रोज एक्टिविटी पर क्या करोगे, ध्यान दोगे कि फाइनल रूप से जो मैं चाह रहा हूं, मेरा जो लक्ष्य है कि इस कक्षा तक उसको इस तक ले जाना, 5वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी अंग्रेजी पूरे में कंप्लीटली सिखा देना, ये हमारा टारगेट है। हम उसको हर दिन एक शब्द दो शब्द सीखने के लिए अवसर दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। धीरे धीरे वो अंत तक, मतलब फाइनल एग्जाम तक वो क्या हो गया, पूर्ण रूप से सीख गया। तो हमने साल भर क्या किया, आकलन किया। किस लिए आकलन किया, कि वो अच्छे से सीख जाए, है ना। मार्च में क्या होगा, इसका फाइनल एग्जाम होगा। अब मैं उसका आकलन किस रूप में करूंगा, एक मैं उसका वार्षिक पेपर लूंगा, ठीक है। मतलब जिस दिन मैं स्कूटी रोज सिखा रहा था, मैं स्कूटी को पीछे से पकड़ा रहता था। या फिर ड्राइविंग स्कूल वाला आप लोग को कॉन्सेप्ट पता होगा, जो आप कार सीखने जाते हो, या कार बगल में जो सिखाने वाला होता है, उसके पैर के नीचे में क्या होता है, ब्रेक और एक्सीलेटर होता है। खासकर ब्रेक ही होता है कि वो सामने वाला तेजी से ना दौड़ा दे, कंट्रोल वो सिखा रहा होता है। लेकिन उसी समय आपका आकलन भी कर रहा होता है कि कैसे आप सीख रहे हो, पता है ना आपको, दोनों साइड होते हैं। हाँ, अब एक ही साइड रहेगा तो हो गया, फिर वो कभी नहीं बैठेगा आपके साथ, पहली बार सीखने जाओगे तो। वो कंट्रोलर है, मान के चलो, वो आकलन कर रहा है हर दिन हर दिन हर दिन। पूरा तरीके से आप सीख गए तो उस दिन आपको गाड़ी हैंड ओवर कर दिया जाएगा, आप चला के देखो, मैं आपका फाइनल क्या कर रहा हूँ, मूल्यांकन। तो आपने क्या सीखा, साल भर में क्या सीखा, इसके लिए वार्षिक पेपर होगा, एनुअल एग्जाम होगा। तो उस समय का आकलन, आपने क्या सीखा, तो सीखने का आकलन। और ये है अधिगम, मतलब सीखना ही होता है ना, ये भी समझिए कि आप क्या क्या सीखने वाले हो, क्या क्या और प्रोग्रेस करने वाले हो। इस दोनों शब्दों को मैं 10 बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पेपर में गलती करोगे तो फिर गड़बड़ है, और करोगे ही।
क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक ये लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। कुछ दिन बाद बंडूरा पूछूंगा तो भूल जाओगे, कुछ दिन बाद टॉलमैन पूछूंगा तो भूल जाओगे, अभी याद होगा, ज्यादा दिन नहीं हुआ। लेकिन वाटसन ने विकास के सिद्धांत के रूप में क्या बोला है नहीं पता है किसी को, नहीं पढ़ते हो कहाँ से पता रहेगा। क्रिक एंड क्रिक ने क्या कहा है, एरिक एरिक्सन ने क्या कहा है विकास के बारे में। तो 100 लोगों के अंदर हो कि नहीं पहले देख लो, फिर उस हिसाब से इधर से। चलिए अब समेटिव समझते हैं। समेटिव का मतलब ये हो गया कि हम क्या आकलन करेंगे कि साल के अंत में उन्होंने क्या क्या सीखा। सेशन के लास्ट में उसका पेपर लिया जाएगा और पेपर का उद्देश्य ये जानना कि वो निश्चित रूप से क्या सीखा है। जैसे हो गया कई स्थानों पर कॉलेजों पे एनुअल एग्जाम या फाइनल एग्जाम होता है, कुछ जगह पे 6-6 महीने का सेमेस्टर सिस्टम होता है। इससे क्या पता चल रहा है, इसका आकलन कौन सा आकलन कहलाएगा, अधिगम का आकलन। आखिर सीखने का आकलन कैसे हुआ, वो साल भर क्या सीखा। निदानात्मक तो हो गया था, हम बच्चे की कमजोरी का पता लगाएंगे और उसके बाद उसका क्या करेंगे, उपचार। और उपचार के लिए कौन सा तरीका होता है, रिमेडियल टीचिंग। तो आप यहाँ पे लिखिए अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समेटिव जो असेसमेंट है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का हिस्सा है ना, साल के अंत में इसको देख लेंगे। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होगा, एंड ऑफ सेशन लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि फाइनल एग्जाम इसका जो उदाहरण है। सेमेस्टर एग्जाम होता है तो हम पूरे साल भर उसके सीखने के तरीकों को जानते हैं, सीखते हैं। ये है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है हम बच्चों को प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं कि मैंने 8 बार समझाया, 8 बार पढ़ाया फिर भी उन्होंने नहीं सीखा। तो यहाँ पर विधि बदलने के बाद भी नहीं सीख रहा है, शिक्षक ने अपना पढ़ाने का तरीका भी बदल दिया फिर भी नहीं सीखा, तो समस्या किसमें है, फिर बच्चे में ही है। उस समस्या को हम क्या करेंगे, कारणों का पता लगा करके उसका उपचार करें। तो ये डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होता है। इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। ये हो गया स्थानांतरण मूल्यांकन। हमारे यहाँ पे एक मूल्यांकन जो होता है प्रवेश परीक्षा। आप लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, व्यावसायिक शिक्षा समझते हैं ना, किए हो आप, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त किए हो, नहीं किए हो, किए हो। किस व्यवसाय में जाना चाहते हो उसके लिए आपने स्पेशल कुछ कोर्स किया है, वो व्यावसायिक शिक्षा है। 7.5 जैसे टीचर बनने के लिए, टीचर एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय के लिए आपने क्या किया है, उस व्यवसाय में ही जाना है। आप बीएड बीएड करके आप एमबीबीएस का फॉर्म भर सकते हैं क्या, भर के देखिएगा, आपको बुलाया जाएगा, है ना, और पूछा जाएगा कि आपका डिग्री क्या है। तो देखिए किसी भी कोर्स की शुरुआत में कई बार क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, और आपको ये देखा जाता है कि आप इस एंट्रेंस एग्जाम के कितने लायक हैं। तो ये जो तरीका होगा, जैसे जितने भी आज के समय में कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, कुछ कोर्स को छोड़ करके सभी के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम का आज का चलन इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रतिशत है ना, अंक जो सिस्टम है उसको केवल अंक मान लिया गया है अब, है ना, केवल अंक है। आपका परफॉर्मेंस तब दिखेगा जब आप समकालिक लोगों के साथ चल रहे हैं कि नहीं, है ना। तो परसेंटेज का रोल कुछ जगह पर आज भी है टेक्निकल कारणों से, कुछ जगह पर प्रवेश परीक्षा है, सभी जगह पर प्रवेश परीक्षा, या कुछ जगह पर प्रवेश परीक्षा ना होकर के क्या वॉक इन इंटरव्यू सुने होंगे। जैसे केंद्रीय विद्यालय में संविदा भर्ती जाना है, नवोदय विद्यालय में संविदा भर्ती जाना है, या कोई प्लेसमेंट होता है, वहां केवल क्या होता है, इंटरव्यू लिया जाता है। कुछ जगह पर प्रवेश परीक्षा, डीएड बीएड सब में प्री शब्द होता है ना, प्रीलिम्स होता है, तो वही एंट्रेंस एग्जाम है। इसके हिसाब से सीट है, सीट के हिसाब से फिर लोग, उतने लोगों को अवसर मिलता है वो डिग्री या कोर्स करने का। तो ये समझ में आ गया। अधिगम के लिए आकलन कब हुआ, आप लोग बताएं। इसमें अधिगम के लिए आकलन कौन सा हिस्सा है, ये
फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें आएगा। ये कब किया जाएगा भाई? ये पढ़ाने लिखाने के दौरान चलेगा और उद्देश्य क्या है कि उसके गुणवत्ता में हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। साल भर उन्होंने क्या सीखा, इसके लिए फिर दूसरा असेसमेंट होता है। ये देखिए, ये कब कब किया जाएगा? अधिगम के लिए आकलन, तो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन के हिस्से है ना, इसलिए मैं आप लोगों को, ये फिर से वही फोटो आ गया है। पढ़ाने लिखाने के दौरान कुछ असेसमेंट किया जा रहा है। शिक्षक भी इन्वॉल्व रहते हैं, छात्र भी इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। और वार्षिक पेपर के दिन अगर हो रहा हो और शिक्षक भी इन्वॉल्व हो और छात्र भी इन्वॉल्व हो तो क्या होगा? तो पेपर लीक हो जाएगा। वही तो हो रहा है ना, नकल प्रकरण बनेगा। आकलन ना हो करके उसको फीडबैक किस में दे सकते हैं आप, या गलती सुधारने के लिए उनको कुछ सुझाव, इसी में अधिगम के लिए आकलन में क्लासरूम डिस्कशन, क्विज है, असाइनमेंट है या ओरल क्वेश्चंस है, इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है ये, अर्थात तीसरा है ये। इसको कैसे समझें? असेसमेंट अस लर्निंग कहा जाता है। तीन चीजें हो गई हैं, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, अस लर्निंग। बड़ा लिख देता हूं। ये हो गया फॉर्मेटिव, ये हो गया समेटिव, और ये हो गया, इसको कहते हैं ऐसे, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, आत्म मूल्यांकन। इसमें टास्क दे दिया जाएगा और खुद ही उसको क्या किया जाएगा, बच्चे के द्वारा स्वयं उसको हल किया जाएगा और उसके बाद उसके मूल्यांकन को इसमें शामिल किया जाता है। जो हम पहला पढ़े ना अधिगम के लिए, उसी को हम आगे बच्चों को ही सब चीज सौंप दे, आप लोग ही सब करो, आप लोग ही बनाओ, टीचर इन्वॉल्व ना रहे और उसका सतत मूल्यांकन भी हो, तो ये हो जाएगा अर्थ लर्निंग। ये भी सीखने की प्रक्रिया के दौरान होगा। सेल्फ मॉनिटर बनेंगे, कुछ बच्चे ही क्या बनेंगे, मॉनिटर बनेंगे, बच्चे ही सब चीजों को सॉल्व करेंगे और उसका आकलन होता जाएगा। मीडियम क्या है? हिंदी में लिख, उनको दोनों है, इंग्लिश में लिख रहे, दोनों इंग्लिश का साझा कर लेंगे आप लोग। सेल्फ असेसमेंट, ये शब्द जो है आपके लिए बहुत काम का है। जब सेल्फ असेसमेंट होगा या स्व आकलन, स्व मूल्यांकन, दोनों शब्द हो सकते हैं। ये कब किया जाता है? जब हम अधिगम के रूप में आकलन करते हैं। तीन शब्द हो गए हैं। इसमें क्या शामिल होता है? छात्र जो है स्वयं ये सोचता है या चिंतन करता है कि उसने क्या सीखा। आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में कॉन्सेप्ट लेना होगा। आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, उसको आपने सुना, समझा। घर जाने के बाद आपने देखा कि इतनी सारी बातों में आपने कुछ सीखा है अपने से। आप अपने आप का क्या करते हो, आकलन लगाते हो कि 10 प्रश्न बताया गया है, 10 प्रश्न में मैंने 4 ही सीखा, 6 कैसे नहीं सीख पाया। आप खुद का क्या कर रहे हो, फिर मूल्यांकन कर रहे हो, आकलन कर रहे हो, वो 6 जो क्वेश्चन है वो क्यों नहीं बना मेरे से। ये चीज आएगा तो आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, स्वयं का मूल्यांकन होगा। इसमें टीचर का जो रोल है, टीचर की भूमिका है, शून्य है। आप स्वयं सोचते हो, स्वयं अनुभव करते हो, स्वयं आकलन करते हो, 2-4 लोगों से कंपेयर करते हो कि उनको कैसे चीजें समझ आ गई, मुझे कैसे समझ नहीं आया, है ना, मैं कैसे कमजोर हो गया, क्या कमी रह गई। ये चीज आपके अंदर आता है। जाओ भी चलिए, वो थोड़ा देर में हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, इसमें छात्र स्वयं ये चिंतन करता है कि उसने क्या सीखा। आप लोग चिंतन करने लग गए, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए मत, वो घर जाके सोचना है क्या सीखा या क्या नहीं सीखा, दोनों चीजें हो सकती है ना। और आप
किसी चीज को सीख गए, कठिन चीजों को तो आपने कैसे सीख लिया, ये सोचने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। और आपकी समझ को जब ये चीज आता है तो आपके समझ को और क्या करता है, वो गहरा करता है। इसी को कहा जाता है मेटाकॉग्निशन। अर्थात किसी भी चीज को आप सीखने के बारे में जानते हैं, और ये होता है कैसे, चेतन मन से, है ना। चेतन मन अवचेतन मन अभी आप लोगों ने अच्छे से समझा था। चेतन मन में होता है आप अपने आप को क्या सीख रहे हो ये आपको पता है, तो आपका मस्तिष्क चेतन मन है। आप सीख रहे हो लेकिन पता नहीं है क्या सीख रहे हो, लेकिन सीख तो गए हो, वो हो गया अवचेतन मन। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल है, कोई बच्चा स्वयं से चिंतन डायरी बनाता है, या फिर पीयर असेसमेंट करता है, लोगों की भी तुलनात्मक रूप से अपने आप को देखता है, या खुद के ही कार्यों को वो अपना खुद का विश्लेषण करता है, तो ये हो गया क्या लर्निंग, अस लर्निंग। अब ये ऑफ लर्निंग के बारे में तो होगी ही चर्चा। ये कब होगा, एग्जाम के सबसे लास्ट में होता है, और एक निश्चित अवधि के बाद हम साल भर में कितना हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया, इस पर हमने सीखा है। फिर से जो फाइनल एग्जाम है, इससे आपको क्या मिलेगा, ग्रेडिंग, रैंकिंग, प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेट इसी में प्राप्त होता है। इसी से पता चलता है कि छात्र कितना साल भर में योग्यता हासिल किया है। एग्जाम्पल है फिर एनुअल एग्जाम, बोर्ड परीक्षा, टर्म एंड टेस्ट, है ना। अब मूल्यांकन का दूसरा तरीका क्या, CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। टॉपिक फिर कल करें इसको, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आज कितने लोग गायब हो गए हैं, मौसम की वजह से होगा। इसको हम लोग कल करेंगे। इसमें दो चार चीजें फिर से आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। अब मैं इसमें आज आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट है, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आप लोगों को ज्यादा सूत्र नहीं है इसमें, एक सूत्र से ही आप लोगों को काम करना है। बहुत दिन हो गए टेस्ट भी नहीं दिए हो। संलग्न से कुछ कागज नहीं बनाओ, अब आज कोई विषय वाले नहीं है।
चलिए आज समलंब चतुर्भुज शुरू भी होगा और लास्ट भी होगा। तो आकृति आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसी आकृति जो मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये देखें, क्योंकि चतुर्भुज कई प्रकार के हो रहे हैं और उस चतुर्भुज में एक ऐसा चतुर्भुज है जो हम लोग किस रूप में देखें, इसको थोड़ा सा मोटे में बना देता हूं। तो इस प्रकार से आप देखें, अगर हम इसको माने ए बी सी डी, तो एक ऐसा चार भुजों वाला आकृति जिसको हम लोग देखते हैं दो रेखाएं जो हैं ऐसे जा रही हैं, दो रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है समानांतर रेखा किसको कहते हैं? समानांतर रेखा होगा दो रेखाएं जो इस प्रकार से जाती हो जो कभी भी आपस में नहीं मिलती, तब तो समानांतर है, सीधी सीधे जा रही है। और जो जुड़ गई वो समानांतर नहीं हो सकती। समलंब चतुर्भुज, इससे पहले हमने क्या देखा था? एक आयत देखा था, एक वर्ग देखा था। वर्ग में जो इस चार रेखाएं हैं, दो रेखाएं ऐसे जा रही हैं जो कभी भी जाकर के नहीं मिलेगी, दो रेखाएं ऐसी जा रही है जो कभी जाकर नहीं मिलेगी। एक ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है जिसकी दो रेखाएं ऐसी जा रही हैं जो कभी आपस में नहीं मिलेंगी, लेकिन जो दो रेखाएं ऐसी जा रही हैं धीरे धीरे हमको ये लग रहा है कि इसका साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जाकर के ये एक त्रिभुज बन जाएगा, बन जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी जो दो भुजाएं हैं वही दो ही भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। कोण कितने हैं? चार कोण इसमें भी रहेंगे। चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 भी इसका ही रहेगा, 360। विशेषता यही है कि दो ही रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिखेंगे और सूत्र लिखें तो आपके लिए सरल हो जाएगा। वह चतुर्भुज जिसका केवल एक जोड़ा ही समानांतर होता है। क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यहां पर देखिए, ए बी एक क्या है? ए से बी एक रेखा है और सी और डी भी एक रेखा है जो किसका? एक दूसरे के समानांतर जारी है। तो ऐसा लिख सकते हैं ए बी समानांतर सी डी, ठीक है। लेकिन ए सी समानांतर बी डी नहीं है, काट दिया गया। तो ये जो लाइन है आपस में समानांतर नहीं है, क्योंकि आगे जाकर के ये कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाएगी। तो समानांतर कौन है? ए बी रेखा और सी डी रेखा, एक जान लिखना, समानांतर रेखा है। अब सूत्र क्या होता है, आप लोग इसको देखें तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि समानांतर रेखा में ये नीचे हम लोग क्या बोलेंगे इसको? नीचे हमेशा क्या कहलाता है? आधार। हो सकता है ये भी आधार हो, ऐसा नहीं है। जिस पर कोई एक रेखा लंब के रूप में अवस्थित है वही आधार कहलाता है। तो इस मामले में देखिए, अगर हम यहाँ से एक रेखा खींचते, कोई भी कोण से ही हम क्या कर सकते हैं? रेखा खींच सकते हैं। तो यहां से एक लंब खींच सकते हैं, यहां से भी एक लंब खींच सकते हैं, ठीक। अगर हम एक ही लंब की बात करें तो ये हो गया इसका लंब से क्या हो गया? लंबाई, आधार और लंबाई। तो ये चौड़ाई हो गया, है ना। इसको मैं हटा देता हूं।
अगर मैं किसी एक समलंब चतुर्भुज में क्या खींच दूं, लंब डाल दें, तो ये लंबाई कहलाता है। तो चौड़ाई हो गया इसका साइड वाला हिस्सा। जब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना हो, एक ही सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का। क्षेत्रफल यदि क्या दी हो, लंबाई, इसी को हम लोग बोलेंगे ऊंचाई बोल देते हैं, लंबाई या ऊंचाई, आधार बोल दिया गया, ऊंचाई दी हो, तो सूत्र क्या होगा, लिखेंगे सूत्र, बस लिख लेंगे और उसी सूत्र से आपको सवाल हल करने हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई या लंबाई, जिसको हम लोग बोलते हैं एच, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ए और बी। जो चार भुजाओं में एक लंबाई एक चौड़ाई इसका होता है, इसको लंबाई ना लिख करके फिर लंबाई लंबाई डबल हो जाएगा, तो आप इसको केवल क्या मान लीजिए, ऊंचाई ही मान लीजिए, यदि एच ऊंचाई दी गई हो। सूत्र क्या होगा, 1/2 गुना थोड़ा देर बाद लंबाई धन चौड़ाई गुना एच, या फिर 1/2 ए प्लस बी गुना एच। प्रश्न इसके प्रथम आप लोगों के एग्जाम में अब तक जो प्रश्न आए हुए हैं, एक सिंपल सिंपल प्रश्न आया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देते देता है और उसका क्षेत्रफल निकालने पूछा जा रहा है। क्योंकि हम इतने सारे सूत्र तक पहुंच पहुंच के सूत्र भी हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाते हैं। आप लोगों ने लगातार सूत्र अभी पढ़ने का प्रयास किया है, त्रिभुज के कई सूत्र हो गए हैं, चतुर्भुज के कई सूत्र हो गए हैं, अभी घन घनाभ आने वाला है, उसके भी सूत्र होंगे। तो आपको ये लगातार प्रैक्टिस में रखना है, और एक आप काम करें कि इसका सभी को एक पेज में लिख करके, लोग क्या करते हैं कहीं चिपकाते हैं, जहां आपका रोज का वहां पे उठना बैठना हो वहां चिपका दिया जाता है। पहले भी तो उसी करते रहोगे ना, जो फार्मूला होता था वो, और जिस दिन चिपकाएंगे उस दिन से उसको पढ़ना बंद कर देते हैं कि चिपक तो गया, अब यही होता है। अब इसको एक पूर्व अवधारणा है कि लोग जिसके पास कुछ ऐसे पुस्तक नहीं होते हैं, उस पुस्तक के लिए वो ज्यादा ललायत होते हैं, दूसरे के पास से पुस्तक लेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, उस समय तक पढ़ाई अच्छा होता है, लेकिन जिस दिन आपने उस पुस्तक को खरीद के ले आए, उसके बाद से उसको पढ़ना बंद कर देते हैं। इसलिए तो कॉलेज में पुस्तक आप लोगों को देता नहीं है। प्रश्न देखेंगे अब कैसे होता है। समलंब चतुर्भुज के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ऐसी रेखा जो समानांतर होती है, दूसरी रेखा समानांतर नहीं होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोग समलंब चतुर्भुज में क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं, उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसकी असली ऊंचाई मानते हैं, और इसी ऊंचाई के आधार पर हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा है। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित जो लंबाई दिया रहेगा, जो चौड़ाई दिया रहेगा, उसको जोड़ते हैं और ऊंचाई से गुना करते हैं। तो प्रश्न लिखेंगे, बनता है नहीं बनता देखेंगे, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना है। चलिए, क्वेश्चन, किसी समलंब चतुर्भुज
ABCD में AB समानांतर CD है, जहां AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 3 सेंटीमीटर है। कोण A से CD पर 4 सेंटीमीटर का लंब D डाला गया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, पॉइंट में बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले इमेज बनाइए, ड्रॉ करिए। इमेज ड्रॉ करके देखते हैं क्या स्थिति है। ये समलंब चतुर्भुज का एक है जो कहा गया है ABCD। A और B और C और D क्या है? आपस में समानांतर हैं। तो AB समानांतर CD। A और B और CD जिसका मान है AB बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे? आधार मान के चलिए 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अगर इस पे AC कितना है? 3 सेंटीमीटर। कोण A से C और D पर क्या है? एक 4 सेंटीमीटर का लंब डला है। तो H बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। सिंपल रूप से A बराबर 5 हो गया, छोटा A है ना। लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 1/2 गुना हम इसको ना लिख करके इसी को मान लेते हैं, क्योंकि AB का मान 5 दिया गया है ना, इससे बड़ा होगा ये। AB बराबर 5 है, तो 5 लंबाई है, चौड़ाई कितना है? 3, और ऊंचाई कितना हो गया? 4। 1/2 गुना 5 और 3 8 गुना 4, तो ये हो गया 2 2 चौक 8। कितना हो गया? 16 वर्ग सेंटीमीटर। 14 है, नहीं आएगा? ठीक। दो समांतर भुजाओं का योग भी मान भी अलग अलग होगा ना। ये छोटा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये बड़ा होगा। लेकिन AC बराबर है BD के, जहां तक दिख रहा है। हालांकि समानांतर नहीं है, लेकिन मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। एक दो प्रश्न से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लग जाएगा।
हो गया। एक समलंब चतुर्भुज की एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2:3 है। मतलब ऊपर वाला 2 मीटर होगा तो नीचे वाला 3 मीटर होगा, इस अनुपात में वो है। तथा उसके मध्य की दूरी तथा उसके मध्य की दूरी, दूरी का मतलब हो, अभी इमेज बनेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है तो समानांतर भुजाओं की लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। समलंब चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट धीरे से फिर से इसमें समझ में आएगा आप लोगों को। अब मैं इमेज बना रहा हूं, उसके बाद आप सवाल हल कर सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने क्या किया है, एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी रेखा है, और इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो लाइन है वो छोटी है, ये जो लाइन है बड़ी है, और यही लाइन ही आपस में समानांतर है। ये समानांतर नहीं है क्योंकि मिल जाएगा। तो प्रश्न कहता है एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी समानांतर भुजाएं, तो समानांतर भुजा हो गया, एक भुजा ए से बी हो गया, दूसरी भुजा सी से डी। तो ये भुजाएं, जो छोटी भुजा है वो 2x है और बड़ी भुजा जो है 3x है। क्लियर है। और इसके बीच की दूरी, जो दो समानांतर है उनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो इनकी बीच की दूरी यही है। दूरी को कभी भी ऐसे नहीं नापते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट दूरी हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे। तो ये दूरी ही क्या है, इसका दूरी ही इसकी ऊंचाई है, दूरी ही इसकी ऊंचाई है, जो कितना है 12 सेंटीमीटर, ये फिक्स कर दिया गया है। और आपको सवाल हल करने के लिए आपको सबसे अच्छा ये हिंट दिया गया है, हम जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये पूरा का पूरा इसका मान होता है 480 सेंटीमीटर वर्ग में, है ना। तो उसके माध्यम से आपको क्या करना होगा, सवाल हल करना होगा और x का मान निकालना होगा। पहले x का मान कैसे आएगा, हम समलंब चतुर्भुज का क्या लिखेंगे, अभी क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। सूत्र में जो जो मान हमने माना है उसको पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल हल करेंगे। चलिए, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है दूरी h बराबर 12 सेंटीमीटर। हम लोग क्या मान लेते हैं, माना दो समानांतर भुजाएं क्रमशः 2x और 3x है। ठीक है। तो आप लोग समलंब चतुर्भुज के सूत्र में एक कॉन्सेप्ट और रख लीजिए, दो समानांतर भुजाओं का योग, मतलब ए बी मतलब भी वही होगा, चाहे इसका हम लोग मान जोड़े चाहे इसके चौड़ाई का मान जोड़े, है ना। दोनों तरीके से सूत्र काम करता है। ऊंचाई को क्या करना है, हमेशा गुणा करना है, ऊंचाई को हमेशा गुणा करना है, इनके योगों को हम लोगों को जोड़ना है।
अब क्षेत्रफल कितना बता दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर है 1/2 और दूसरा तरीका है समांतर भुजाओं का योग। गुना h। ऐसा भी करने से आपका आंसर आएगा। चौड़ाई तो नहीं दी गई है लेकिन दो दे दिया गया है, दोनों भुजाएं आपस में समानांतर है, तो समांतर भुजाओं का योग भी वही नियम काम करेगा। और अगर चौड़ाई दे दी गई है तो अब भी आप उसका उपयोग कर सकते हो। या h समझ में आ रहा है क्या? क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है 480, ये 1/2 है। इनके भुजाओं का योग है 2x और 3x गुना 12। अब आप लोग आगे हल कर सकते हैं। ये आपस में गुना हो जाएगा कि कटेगा? क्यों कटेगा, नीचे है तो गुना होता है। 12 से कटेगा, 2 से गुना होगा। उसके बाद हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग कोष्टक वाले चीजों को सॉल्व करते हैं। 480 बराबर 1/2 लिखते ही हैं। 3x और 2x कितना x हो गया 5x गुना 12। ठीक, अब ये 480 वाला जो है ये सीधे सीधे है 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 शून्यम शून्य। कितना हो गया अब 40 बराबर 5x/2, 5 एकम 5x/2। तो 40 दूनी 80, 5x बराबर 40 दूनी 80। तो x बराबर 16 पंचे 80। आपको समझ में आ रहा है आपको? ठीक, अब आप लोगों को प्रश्न जो कहा गया है लास्ट लाइन, समांतर भुजाओं की जो लंबी भुजा है, तो लंबी भुजा 3 ही है, तो 3 के साथ गुणा करेंगे तो लंबी भुजा का मान आएगा, 2 के साथ गुणा करेंगे तो छोटी भुजा का मान आएगा। लंबी भुजा 3x, तो 3 गुना 16 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। जो a प्लस बी लिखे हो ना, समांतर भुजाओं का योग है वो। एक्चुअली में देखा जाए तो ऊपर की भुजा का मान अलग होता है, छोटा रहेगा हमेशा, और नीचे की भुजा का मान हमेशा बड़ा रहेगा। तो शुरू में कॉन्सेप्ट लिख लेना, साइड का मान लिख लिए तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना? वो इस कॉन्सेप्ट से वो चलेगा। हो गया? ये बनाना है आपको। मैंने पहला प्रश्न बनाया था उसको साइड में लिख दिया था ना, वो ऊपर का मान है। जो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लिए थे ना, साइड वाला जो बना दिए थे, वो एक्चुअली साइड का नहीं है, ये ऊपर का मान है। आधार वाला मान और उसके ऊपर का मान, उसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे। अब ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक ए का मान है 3 सेंटीमीटर, बी का मान है, ऐसा लिख देता हूं मैं, ABCD एक क्या है समलंब चतुर्भुज है। आपको निकालना है क्षेत्रफल। ये आपके एग्जाम में सीजी टेट में आया है सिंपल से, 2 एग्जाम में आ चुका है। एक आया है ITI हॉस्टल वार्डन और एक आया है सीजी टेट। और कुछ नहीं लिखा है, बस ये दे दिया गया है और आपको मान निकालना है। सूत्र क्या है 1/2 और लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग। ऊपर की भुजा और नीचे की भुजा का योग करना है गुणा h।
हाइट। उत्तर दशमलव में आएगा। साढ़े 17। एक बटे दो गुना समानांतर भुजाओं का योग। हम लोग बोल सकते हैं a प्लस बी गुना h। ये हो गया 1/2 गुना 4 और 3 7 गुना में 5, तो 35/2, तो 17.5, 17.5। क्लियर। अब ऐसा ही आप लोगों को शब्दों में दिया गया है प्रश्न। ये तो नॉन वर्बल हो गया, आपको बोला नहीं गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है ऐसा। अब बोल कर दे दिया गया है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन कठिन वही हो जाता है कि आप लोगों को कौन सा चित्र ड्रॉ करना है। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अभी हम उस पर बात करेंगे। यदि समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल होगा। क्या होगा बताएंगे। इमेज हम बना देते हैं आपके लिए। ये AB जो है A बराबर है 5, CD B बराबर है 15। इस पर एक ऊंचाई दे दी गई है H बराबर है 20। हो गया। प्रश्न लिखिए ना, अब बनाइए आप लोग। सूत्र लिखेंगे 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, या फिर 1/2 इंटू A प्लस बी ब्रैकेट में इंटू H। ये टाइम आउट हो गया क्या, कैसा हो? आ गया 200 आ गया। कोई अंतर नहीं है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को देख करके फिर कठिन लगता, अब थोड़ा सा सूत्र ही आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे प्रश्न को छोड़ के आ जाते हैं आप लोग। केवल और केवल ध्यान रखना है A बराबर कितना हो गया, A का मान हो गया 5, B बराबर हो गया 15 और H बराबर हो गया 20। क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्षेत्रफल A/2 समांतर भुजा का योग। हर बार आपको सूत्र लिखना है, गलती यही है सूत्र लिखेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 5 और 15 हो गया, 5 धन 15 और 20, 1/2 गुना 20 गुना
20। ठीक, ये 2 एकम 2, 2 दहम 20, 200 सेंटीमीटर वर्ग बन रहा है। आपको तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि हम कला वाले हैं? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, कि अब तक सबसे कठिन आया है तो यही आया है, ऐसे ही प्रश्न इसमें बन रहे हैं। अब तक व्यापम का जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है। चलिए, अभी आप लोगों को मजा आ रहा था ना? अंतिम प्रश्न बनाएंगे? नहीं, बनेगा बनेगा। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आखिरी प्रश्न है। और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और समांतर भुजाओं की बीच की 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद 15 सेंटीमीटर है। हाँ हाँ, बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजाओं में एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा का मान क्या होगा? एक चतुर्भुज है ABCD, जिसमें से ये दे दिया गया है H बराबर है 15, दूरी है ना, दूरी 15 दे दिया गया है। एक दे दिया गया है, एक का मान 8 सेंटीमीटर। हमने इसको माना है ए का मतलब 8 सेंटीमीटर, और बी का मान है, मान लेते हैं x, है ना। और तीनों का देखना पड़ेगा। क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना समांतर भुजा का योग गुना h, यही होगा। सूत्र सब में लिखना है, आपको याद हो जाएगा, या आपको शॉर्टकट लिखना है तो 1/2 इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट बंद, इंटू एच। हाँ, तो 1/2 गुना, हमने क्या माना है 8, एक भुजा 8 है तो दूसरी भुजा x है, गुना 15। अब हल करेंगे क्या आप लोग? आया है, कितना आया है? हाँ, आ गया है 16, 16 आएगा 16। देखिए, जब एक गुणा का चिन्ह है तो आप क्या कर सकते, 15 का गुणा 8 से 15 थे, या दूसरा चीज है इसका गुणा 1 से कर दो, है ना। कितना दिया गया है? इसका क्षेत्रफल का मान दिया है, आगे बढ़ाते जाइए। 15 के पहाड़ा में 180 आएगा, नहीं आएगा? 15 12 में 180 होता है, ठीक है।
तो पहला काम ये है कि इसको यहां से हटा दो, 15 12 में 180, ये आपके लिए अब हल्का हो गया। 12 बचा, 1/2 अर्थात 8 का गुना 8 से होगा, तो मैं 8 धन x लिख देता हूं ऐसे, ठीक है। अब 12 दूनी 24, 8 धन x, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24 में 8 माइनस करेंगे तो 16। ये बस यही से खत्म, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मान दे दिया गया था, हमने यहां से सीधा काट दिया, जो बचा है उसका गुणा कर दिया। समझ नहीं आएगा तो एक बार आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करना। हमने त्रियक गुणा करना, पक्षांतर करना बीच में देखा था कैसे करते हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको ये चीजें काम आएगी। अब मैं ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला, इसमें आप लोगों को सुधार क्या करना है, ये आप मान सकते हो, ये है आपके लिए ए का काम, ये बी का काम, ये आधार या दूसरी भुजा बोल सकते हैं, है ना। या लंबाई धन चौड़ाई का मतलब है, यहीं पर सूत्र में फिर से 1/2 ये समानांतर भुजा का योग गुना h, ये आप लोग कर सकते हैं। ये ताकि आपका पीडीएफ अभी जो लिखे है ना, उसका मान, बी का मान केवल सेंटीमीटर में, हाँ वर्ग का मान आता है ना, क्षेत्रफल का मान आता है तभी हम वर्ग लिखते हैं। अभी हम लोग आएंगे, क्योंकि 2D कॉन्सेप्ट है ना, 2 डायमेंशियल है, जैसे लंबाई या चौड़ाई बस होता है तो वर्ग में आता है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो लंबाई का सेंटीमीटर, चौड़ाई का सेंटीमीटर, ऊंचाई का सेंटीमीटर, जो यूनिट है उसका भी गुना होता है, तो 3 बार गुना होगा, तो हमेशा घात में 3 लिखना पड़ता है। 3 है तो अभी लंबाई और चौड़ाई बस है, तो दोनों का गुना होता है तो वर्ग बस होता है। ये सुधार लेंगे वहीं पर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। क्लियर है? घन घन आप देखेंगे कल, नहीं वृत्त, वृत्त का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, गोला का। वृत्त किसको कहते हैं, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है। एक प्रश्न पहले बहुत पूछा जाता था, सुन लीजिए। एक खूटे में, एक घास का मैदान है, एक खूटे में गाय को बांध दिया गया है ना, और ये बोला गया है, बांध तो दिया गया है, रस्सी 3 मीटर है, ठीक है। ये रस्सी 3 मीटर है, मतलब यहां तक गाय जा सकती है, तो कितना घास खाएगी मैक्सिमम, तो ये जितना एरिया है उतने का वो घास खा सकती है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो चक्कर लगाता है, तो अभी हम लोग परिमाप परिमाप बोल रहे हैं, चारों ओर का माप, तो वृत्त में परिमाप को कहा जाता है परिधि। तो पाई का कॉन्सेप्ट भी कल समझेंगे, तो कल आना जरूर मौसम को देखते हुए। ठीक है।